जो फ़िल्म स्टार्स होते हैं वो अगर स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, तो अपने लंग्स को वॉश करवाते हैं। एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें हम होल लंग लवाज करते हैं, यानी लंग्स को धोते हैं अंदर से। एयर प्यूरीफायर जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या कोई फ़ायदा है? हम घंटे कम कर लेते हैं अपने पोल्यूशन की ज़िंदगी से, जो हम जी रहे हैं हर रोज़, हर राइट, घंटे, हर राइट। समय 24/7। तो हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। और जब बाहर पॉल्यूशन है तो अंदर घर के कई बार बोला जाता है कि अगरबत्ती वगैरह भी मत जलाओ। अगरबत्ती, धूप जलाने से काफ़ी ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हर्बल स्मोकिंग करो। अरे बाप रे! देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एयर पॉल्यूशन एंड लंग डिजीज़। देखिए, लॉन्ग टर्म पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा ग्रेव हैं। किसी न किसी लेवल तक तो ऑलरेडी हमारे लंग्स अफ़ेक्ट हो चुके हैं। यदि आप ज़्यादा पोल्यूशन के अफ़ेक्टेड होते हैं, उससे एक्सपोज़ होते हैं, तो आगे जाके आप अस्थमा के शिकार हो सकते हैं। तो चूल्हे के ऊपर खाना बनाने से ये प्रॉब्लम्स होती थी 40-50 साल की उम्र में। अब हम देखते हैं कि यंग सीओपीडीज़ बहुत कॉमन हो गए हैं। हमने देखा है अचानक कैसे हम देख लेते हैं कि कोई कोलैप्स हो गया, गिर गया, और बाद में पता चला कि इन्हें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था। इसी तरीके से जो बच्चे हैं, जो माँ के अंदर पल रहे हैं, उनमें कुछ जेनेटिक इफ़ेक्ट्स को भी देखा गया है। तो शाहरुख खान ने जब एक रिपोर्ट में आया कि स्मोकिंग क्विट करी तो उसके बाद उनको ब्रेथलेसनेस हुई। और आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि चेस्ट में हैवीनेस हो रही है भाई, क्योंकि हार्ट रेट जो है उसकी रिदम थोड़ी सी इरेगुलर हो जाती है। आपने दिल्ली के कोई लंग्स देखे हैं? जब लंग्स को खोलते हैं तो वो बिल्कुल काले लंग्स होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो डॉक्टर विनी क्या करें? दिल्ली छोड़ के कहीं चलें और डॉक्टर विनी सबसे पहले तो दिल्ली में जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिस पॉल्यूशन के साथ रह रहे हैं, हमारे लंग्स कितने सुरक्षित हैं? देखिए, सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने-जितने साल बढ़ते जाएँगे और ये पोल्यूशन इसी तरीके से कंसिस्टेंटली इस लेवल पे रहेगा, तो हमारे सबके लंग्स ज़रूर अफ़ेक्ट होंगे। किसके कितने होंगे, ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसमें कि जीन्स आते हैं, हमारी दिनचर्या क्या है, किस तरीके से हम अपने हैबिट्स रखते हैं, जो हमारी लाइफ़स्टाइल है वो किस तरीके की है, उस उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, किसी न किसी लेवल तक तो ऑलरेडी हमारे लंग्स अफ़ेक्ट हो चुके हैं, और आगे कितना होंगे, यदि ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है, ये समय बताएगा। मेरे पास एक क्लिप है, उसमें लिखा है कि एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एयर पॉल्यूशन एंड लंग डिजीज़। तो क्या ऐसा है? जी, देखिए, बिल्कुल अनफॉर्च्यूनेट बात है कि यदि एक अच्छे पद पे बैठने वाले लोग इस तरीके की बात करते हैं, तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है आम जनता को। हम सबको पता है कि किस तरह ये जो गैसेस होते हैं, जो एमिट होते हैं एयर पोल्यूशन के अंदर, जो कि वेहिकुलर ट्रैफ़िक से आते हैं। वेहिकुलर ट्रैफ़िक आपको पता होगा दिल्ली के अंदर कितना है, या फैक्ट्री के एमिशंस कितने हैं, जो कि रोज़ हमारे हवा को दूषित करते हैं। तो ये गैसेस प्रूवन है लंग कैंसर कॉज़ करने के लिए, सीओपीडी कॉज़ करने के लिए, जिन लोगों को ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है, उनको बढ़ाने के लिए। सो ये कह देना कि पोल्यूशन से लंग्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, काफ़ी एक इमैच्योर स्टेटमेंट होगा। इसको हम लोगों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और हमेशा ये इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने लेवल पे हेल्प करें ताकि ये पोल्यूशन कम हो। अच्छा, ये एक तरह से ये भी हमने देखा है कि ये पैनिक इसलिए भी नहीं ज़्यादा लोगों में फ़ील होता है, क्योंकि ये इंस्टेंटली आपको कुछ नहीं कर रहा है। एग्ज़ैक्टली। तो जब हमने कोविड देखा, कोविड में आपकी इंस्टेंटली डेथ्स हो रही थी। हुँ, पॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। तो लोगों को लग रहा है काम चल जाएगा। हुँ। हमने ये महसूस भी किया कि हम लोग जब मास्क लगा रहे हैं कोविड के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको फ़ॉलो कर रहे थे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो जब आपको बहुत लगने लगता है तब आप उसको मास्क लगा लेते हो। तो क्या इसका लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम होने वाला है वो क्या होगा अगर हम आज जो है जिस एयर में जी रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं?
देखिए, लॉन्ग टर्म पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा ग्रेव हैं, यानी कि ये एक माँ के अंदर छोटा बच्चा जो पनप रहा होता है, उसके गर्भ के अंदर, उससे लेके आपके सारे बॉडी के अंगों के ऊपर है। यानी सिर्फ लंग्स जो हम डायरेक्टली एयर को कांटेक्ट में आते हैं, इस पोल्यूटेड एयर के कांटेक्ट में, केवल उस पे नहीं है बल्कि बॉडी के हर एक अंग के ऊपर है। हुँ, यदि आप बात करें हेड टू टो की, तो अगर हम बालों की बात करें, पोल्यूशन के गैसेस का बालों के ऊपर इफेक्ट होता है, जिससे कि हेयर लॉस हो सकता है। जो हमारे बाल हैं वो वीक हो सकते हैं, जो हमने देखा है शहरों में आमतौर हम देखते हैं कि सब लोगों में एक जैसी प्रॉब्लम्स होती है। दूसरी तरफ आँखों के अंदर इरिटेशन होना हुँ, या बहुत ज़्यादा वाटरिंग होना, ये भी कॉमन होता है। शाम को जब हम घर जाते हैं तो आपने देखा होगा कितनी इचिंग होती है राइट, आँखों के अंदर। हाँ, सो ये पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हेड टू टो अफ़ेक्ट करते हैं। ओके, यदि बात करें लंग्स के ऊपर, हमारी नाक के ऊपर जहाँ से सांस अंदर जा रही है, तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इसमें यही होता है कि नाक और गले की जितने भी हमारे अंदर की लाइनिंग है, वो मोटी होती है। सो मोटी ये जो सतह होने के कारण वहाँ इन्फ्लेमेशन हमेशा रहती है। इन्फ्लेमेशन के होने के कारण वहाँ पे बलगम ज़्यादा बनती है, और हम सब ने देखा है कि इस तरीके से मॉर्निंग में हम बहुत ज़्यादा फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं राइट, सारे। चाहे ये पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट ना ही हो, एक ग्रेव इफ़ेक्ट ना हो, इसके भी स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी एक कम तरीके का होता है और एक बहुत ज़्यादा तौर पे जब अफ़ेक्ट होते हैं लंग्स या हमारे इनर लाइनिंग, उस तौर पे होता है। हुँ, स्पेक्ट्रम के ऊपर किस में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये आपके बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं लंग की लाइनिंग के ऊपर, आपके नाक की लाइनिंग के ऊपर, जिससे कि प्रॉब्लम्स जैसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस, हुँ, जिसका मतलब ये होता है कि आपके साइनसेस जो खाली जगह होती है बोन्स के बीच में, स्किन के अंदर, हमारे फेस के एरिया में, हमारे फोरहेड के एरिया में, ब्रेन के बीच में की जगह, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहती है, वहाँ पे बिल्डअप होता है इस फ्लेम का, जिसके कारण हमारी नाक जो है वो बंद रह सकती है। हमारे मिडल ईयर में जो फ्लूइड का जो पनपना है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड वहाँ बनता है, वो रह सकता है। एक क्रॉनिक कफ रह सकती है, क्योंकि यही फ्लेम आपके थ्रोट को हिट करता है और इरिटेट करता रहता तो है। ये आपको तो नॉर्मली हर दिन आपको महसूस होता रहेगा। एग्ज़ैक्टली, जो बिल्कुल हम सबको लगता है तो ये इसका इफ़ेक्ट्स। लॉन्ग टर्म में जाकर क्या होने वाला है इसका? लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में रहता है तो आपके पॉलिप्स बनने लगते हैं, जिसको सर्जिकल करेक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, यानी वहाँ पे म्यूकस के गोले और आपके अंदर की लाइनिंग के गोले या फिर रसौली इस तरीके से बन जाती है, जिसको रिमूव कराना पड़ता है सर्जिकली। ये तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ। तो ये कहाँ-कहाँ होता है? फेस में, हेड में, हर जगह हो सकता है? ये साइनसेस जैसे मैंने कहा, ओके, जो हमारे स्पेसेस होते हैं अंदर फोरहेड के अंदर, यहाँ पे चीक्स के अंदर जो स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर पॉलिप बन सकते हैं। ओके, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि बचपन से ही आपको अगर इस एक्सपोजर में रहना पड़ रहा है, जो कि हमारे बच्चों के लिए अब एक आम सी बात हो गई है, बचपन से ही इतने हाई पोल्यूशन में वो रह रहे हैं, हुँ, तो नई डिजीज़ेज़ का आना, जैसे एस्मा होना, हुँ, बहुत कॉमन हो जाता है। हुँ, हुँ, ये हम कंपेयर कर सकते हैं जिस तरीके से एक रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग का। हुँ, पेरेंट्स यदि आपके स्मोक करते हैं तो बच्चे के अंदर एस्मा होना बहुत कॉमन हो जाता है। इसी तरह से यदि आप ज़्यादा पोल्यूशन के अफेक्टेड होते हैं, उससे एक्सपोज़ होते हैं, तो हुँ, आगे जाके आप एस्मा के शिकार हो सकते हैं। उसके ऊपर सीओपीडी एक कंडीशन होती है, जो अब हम यंगर एज ग्रुप में भी देखते हैं। पहले क्या होता था, 40-50 साल की उम्र में हम ये सब चीज़ें देखते थे। हुँ, उसमें हमें ये लगता था कि जो चूल्हे पे लोग खाना बनाते हैं, जो कि अब बहुत कम हो गया है क्योंकि हुँ, हर जगह गैस पहुंच गई है, तो चूल्हे के ऊपर खाना बनाने से ये प्रॉब्लम्स होती थी 40-50 साल की उम्र में। अब हम देखते हैं कि यंग सीओपीडीज बहुत कॉमन हो गए हैं। ये हुँ। 20 साल की उम्र, 30 साल की उम्र के लड़के लड़कियां, उनमें ये सांस के इश्यूज होने लगते तो हैं। ये टियर 1 सिटी या फिर हम कहें स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर की आप बात कर रहे हो या फिर ओवरऑल है? रिसर्च में पाया गया है कि हमारे यहाँ अब सीओपीडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हुँ, कैंसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अनफॉर्चुनेटली। और वो कैंसर्स जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं होते, यानी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं स्मोकिंग के अलावा। हुँ, यहाँ सिगरेट स्मोकिंग की बात हो रही है, हुँ, स्मोकिंग तो पोल्यूशन से भी होती है ना। हुँ, हम रोज़ एक पोल्यूटेड एयर जो है अपने अंदर यदि लेते हैं, तो एडिनोकार्सिनोमा प्रूवन है वर्ल्ड ओवर कि पोल्यूशन के बढ़ने से इसकी इंसिडेंस बहुत बढ़ गई है। इंसिडेंस का मतलब होता है कि हम एक
टाइम पे कितने सारे लोगों में ये डिज़ीज़ पा रहे हैं। तो हुँ, यंगर एज ग्रुप में और इंसिडेंस ओवरऑल बढ़ जाना, ये बहुत कॉमन हो गया। तो कैंसर्स बहुत कॉमन हो गए हैं लंग के। वहीं हार्ट अटैक्स के बारे में यदि हम बात करें तो ये भी बढ़ गए हैं। हमने देखा है अचानक कैसे हम देख लेते हैं कि कोई कोलैप्स हो गया, गिर गया और बाद में पता चला कि इन्हें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था, हुँ, जिसका मतलब ये होता है कि इनके हार्ट की जो नसें हैं जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, वो ब्लॉक हो गया था। हुँ, ब्लड फ्लो क्यों ब्लॉक हुआ? क्योंकि वहाँ भी अनफॉर्च्यूनेटली इन्फ्लेमेशन है। वो इन्फ्लेमेशन का ड्राइवर कौन है? उसको कौन ड्राइव करता है? ओके, पॉल्यूशन। सो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। हुँ, इसी तरीके से गट में भी इन्फ्लेमेशन होती है। इस गट की इन्फ्लेमेशन के कारण आपको आईबीडी जैसी प्रॉब्लम्स होना, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स रहना, ये हुँ, बहुत कॉमन है। हुँ, आपकी डाइजेशन इफ़ेक्ट हो जाना, ये भी बहुत कॉमन है। कुछ इसी तरीके से अफ़ेक्ट होते हैं किडनी के ऊपर भी, क्योंकि इतने सारे टॉक्सिन्स यदि आपकी बॉडी में जाते हैं, तो किडनी जो कि फ़िल्टर का काम करती है हमारे ब्लड के लिए, उसको ओवरवर्क करना पड़ता है। ओके, तो कोई भी अंग यदि बॉडी का ओवरवर्क कर रहा है, हुँ, तो ऑब्वियसली ज़्यादा जल्दी वो थक जाएगा, हुँ, वो ज़्यादा जल्दी बीमार हो सकता है। इसी तरीके से जो बच्चे हैं, जो माँ के अंदर पल रहे हैं, उनमें कुछ जेनेटिक इफ़ेक्ट्स को भी देखा गया है कि बचपन हुँ, में ही उनकी ग्रोथ जो है, वो कम हो सकती है। आगे जाके उनकी हाइट पे असर पड़ सकता है, उनकी ओवरऑल बॉडी मास पे असर पड़ सकता है। जिस हद तक वो अच्छे से ग्रो कर सकते थे, वो ग्रो नहीं कर पाते, उनके लंग्स भी छोटे रह जाते हैं। ये सब पॉल्यूशन की वजह से हो जी, रहा है। बिल्कुल, पॉल्यूशन से तो होता वही है। अभी क्योंकि हम लोग आपस में बाद में हमारे कलीग हैं वो भी बात करते रहते हैं कि अगर हम जिस पोल्यूशन में जी रहे हैं वहाँ पर एक नई ज़िंदगी लेकर आने का कोई फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है। तो ये सब थॉट्स दिमाग में आते ही हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे रह के काम कर रहे हैं तो आप जैसा बता रहे हो कि बच्चे को भी अगर वो वूम है तब भी उसको प्रॉब्लम हो रही है और आगे डेफ़िनिटली, ज़्यादा येस। चल के हो सकती है। पहले हम क्या सोचते थे कि हाँ, बच्चे को दुनिया में लाने के लिए क्या हमारे पास इतनी एवेन्यूज़ हैं कि हम उसको पाल सकें। राइट, राइट। माशाअल्लाह सबके पास उतना तो जी, पैसा अब हो गया है कि एक बच्चे का ध्यान रख सके। जी। लेकिन इन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता कि माँ जो है जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसको क्या खुराक देनी चाहिए, उसे हुँ, कहाँ रहना चाहिए, उसका हवा-पानी कैसा होना चाहिए। हुँ, अगर आप सोचें तो हमारे बुज़ुर्ग ज़रूर इस इन बातों का ध्यान रखते थे। हुँ, इसीलिए कुछ रूल्स थे हर घर के जो कि फ़ॉलो करने पड़ते थे। सही पर बात है। अब जो है ये कहीं न कहीं कम हो गया है, जिसे हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये हम देखते हैं कि कुछ लोग हेल्दी फ़ील कर रहे हैं इस पॉल्यूशन में भी बट उनको लग रहा है कि अगर अभी हम जॉगिंग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं हुँ। और पूरी तरह से फिट हैं, तो क्या उनके भी बॉडी में वही सब प्रॉब्लम्स हो रही होंगी जो एक थोड़ा-सा अनफिट आदमी फ़ील करता है? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब आधा तो छिपा हुआ है, हुँ, क्योंकि आपने कहा वो जॉगिंग करने जा रहे हैं। हुँ, तो जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं पॉल्यूशन के, एंटीऑक्सीडेंट बनाना बॉडी के अंदर, ऑक्सीडेशन जो होती है प्रोसेस, वो इन्फ्लेमेशन के अंदर हुँ, होती है। और एंटीऑक्सीडेंट जब बनते हैं, तो वो एक हेल्दी लिवर में बनते हैं, हमारी हेल्दी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं। यदि आपका लिवर फैटी नहीं है, तो हुँ, फैटी लिवर कब नहीं होता है? जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, हुँ, जब आप सिटिंग, जिसको कि एक नया स्मोकिंग कहा जाता है, सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, वो अवॉइड करते हैं। तो जो लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनके बॉडीली सिस्टम्स ऑब्वियसली ज़्यादा रोबस्ट हैं, वो ज़्यादा सतर्क हैं, वो ज़्यादा कैपेबल हैं किसी भी आपत्ति जो भी उनके ऊपर आती है उससे लड़ने के लिए। सिटिंग इज़ अ न्यू न्यू स्मोकिंग। स्मोकिंग तो कितनी देर बैठना चाहिए, कितनी देर नहीं बैठना चाहिए, वो भी बताते ये बड़ा चलिए? ये सवाल बड़ा आपका ट्रिकी है, क्योंकि जितने भी बॉसेस हैं हाँ, वो इस बात पे काफ़ी ध्यान लेंगे। ओके। लेकिन मुझे लगता है हर 2 घंटे में हमें एक वॉक लेनी चाहिए, स्पेशली अगर आपका एक चेयर जॉब है तो हुँ, 2 घंटे में, हर 2 घंटे में। उसके अलावा भी आप आपने हमने कहा है काफ़ी बार कि हुँ, हमारी जो काफ मसल्स होती हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए अपने पैरों को लगातार हिलाते रहें, एक जगह हुँ, बिल्कुल ही सिटिंग ना रहें। तो हर 2 घंटे में आप उठ सकते हैं, थोड़ा-सा वॉक करके आ सकते हैं, या जो काम आप खड़े-खड़े कर सकते हैं, वो खड़े-खड़े करें, ज़्यादा हुँ, देर बैठे ना रहें। सो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग के अपने इल इफ़ेक्ट्स हैं। ओके। बट हाँ, जैसे कि चेयर योगा में काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज़ेज़ सिखाई जाती हैं, कुछ मस्कुलर आपके ट्रेनिंग होती है, उस तरीके के एक्सरसाइज़ेज़ आप अपने चेयर पे बैठ के भी काम करते हुए कर सकते हैं। ओके। एक सवाल ये आता है जो हम बच्चों की बात कर रहे थे तो अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो जब पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है वैसे तो हम लोग कभी वो 0 से 50 वाले के बीच में तो आ ही नहीं पा रहे हैं। हमेशा सीवियर और हैज़ार्डस पॉल्यूशन का मीटर रहता है, एक्यूआई जो रहता है।
तो बच्चों की छुट्टी हो जाती है स्कूल हुँ। में, तो बच्चों के लंग्स इन कंपैरिज़न टू एडल्ट्स क्या ज़्यादा जल्दी उनके ऊपर असर होता है? ग्रोइंग लंग्स होते हैं, हुँ, यानी कि ग्रोथ हो रही होती है लंग्स की। और यदि वो ग्रोथ ऐसे माहौल में होती है जहाँ पे पोल्यूशन का माहौल है, उनके अंदर अनफॉर्चुनेटली वो टॉक्सिन्स यदि चले जाएँगे, तो वो ग्रोथ को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनके लंग्स जितने बड़े हो सकते थे, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं बढ़ेगी। अगर कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, तो ओवरऑल उनकी लंग की क्षमता कम रहेगी। दूसरी तरफ इनमें वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है इस पोल्यूशन के कारण। सो यदि इम्यूनिटी अफेक्ट हो रही है, बार बार वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वो भी एक बड़ा कारण बनता है कि इनके लंग्स कमज़ोर रह जाते हैं। ओके। ऐसे लंग्स में बहुत ज़्यादा बार एस्मा की प्रॉब्लम आना, सीओपीडी डेवलप करना, आगे जाके कैंसर की प्रॉब्लम होना, ये कॉमन हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी ग्रोइंग एज है, उसके अंदर आपका जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए। अच्छा, अब मास्क और एयर प्यूरीफायर्स पे आते हैं। हम लोग मास्क तो टेम्परेरीली यूज़ कर लेते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए। तो 2 सवाल यहाँ पर हैं कि मास्क से क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है? और एयर प्यूरीफायर जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या कोई फ़ायदा है? देखिए, डेफ़िनेटली दोनों का फ़ायदा है। अब आप पूछेंगे क्यों? रात को जब हम घर जाते हैं, सो जाते हैं, हुँ, उस सोने की प्रक्रिया में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफ़िकेशन होता है। हुँ, और ये सारा डिटॉक्सिफ़िकेशन जो होता है आपकी स्लीप के अंदर होता है। एस्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें ऑलरेडी लंग के इश्यूज़ हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जो सो नहीं पाते ब्रेथलेसनेस की वजह से या वगैरह-वगैरह। इसका ट्रिगर पॉल्यूशन ज़रूर होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है। यदि पूरी रात खाँसी करते रहेंगे तो हुँ, सो नहीं पाएँगे। राइट। अब हवा साफ़ होगी, अच्छी नींद आएगी, हुँ, इम्यूनिटी बेहतर बनेगी, आपके वायरल इन्फेक्शंस कम हो जाएँगे, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं स्पेशली विंटर के टाइम पे वो कम हो जाएँगे। हुँ, तो हुँ, जितना ज़्यादा आपके कम इन्फेक्शंस होंगे, उतना लंग फंक्शन आपका बरकरार रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। नॉर्मल आदमी के लिए जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, रात को बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई करती है, तो वो हवा साफ़ होनी चाहिए। तो रात को यदि आप सो रहे हैं, हवा साफ़ आ रही है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई कर पा रही है, आपका क्यूमुलेटिव एक्सपोज़र कम हो रहा है। क्यूमुलेटिव एक्सपोज़र का क्या मतलब होता है? यानी टोटल तौर पे हम कितने साल और 1 दिन में कितने घंटे हम पॉल्यूशन को सह रहे हैं। ओके। यदि हम घंटे कम कर लेते हैं अपने पॉल्यूशन की ज़िंदगी से, जो हम जी रहे हैं हर रोज़, हुँ, हर राइट, घंटे, हर राइट। समय 24/7, तो हाँ। ये एक बहुत अच्छी बात है। सो क्यूमुलेटिव एक्सपोज़र आपका यदि कम होगा, तो ऑब्वियसली बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मार्केटिंग सिर्फ़ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन कोई भी एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले उसके स्पेसिफिकेशंस पे ज़रूर जाएँ। कितने एरिया को आपको कवर करना है, उस पे ज़रूर जाएँ। कहाँ पे लग रहा है आपका कमर्शियल एरिया है, घर का एरिया है, कितना बड़ा होना चाहिए, आपका पर्पज़ क्या है लगाने का, ये सब चीज़ों पे ध्यान दें। उसका मोटर कितना स्ट्रॉन्ग है, फ़िल्टर कितनी बार चेंज होना चाहिए, कब चेंज होना चाहिए, इसकी हुँ। फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सो इस इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने एयर प्यूरीफायर के बारे में सोचा लगाने के जी। लिए अपने घर में। फिर एक चीज़ दिमाग में आई, जैसे आप ठंडी गाड़ी से बाहर निकले गर्मी में, तो आपको गर्मी लू लग गई। जी। तो वो हम लोग अगर ये थॉट रख के चलें कि एयर प्यूरीफायर एक साफ़ हवा से आप गंदी हवा में गए, तो क्या आपकी बॉडी को ज़्यादा हार्म होगा? जैसे हार्म तो होगा, लेकिन आपको उस समय पता नहीं लगेगा कि एक अब्रप्ट सा आपको इफ़ेक्ट समझ में भी आता है, क्योंकि जो हुँ, जब भी आप एक एयर प्यूरीफायर जहाँ पे चल रहा होता है उससे बाहर आते हैं, तो आपको लगता है कि एयर काफ़ी स्मेली सी है। दैट विल बी अ ट्रांजिएंट इफ़ेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपको रहेगा या आपको एहसास होगा इस चीज़ का। हुँ, वो एक ट्रांजिएंट इफ़ेक्ट होता है, उससे इतना ज़्यादा आपको पता नहीं लगना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसी तो बात नहीं है कि हर जगह आपको एयर प्यूरीफायर लगा मिलेगा या ऐसी हुँ, आपकी सिचुएशंस आएँगी। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। बॉडी को इतना भी ना किसी से यूज़ टू बनाए किसी चीज़ को, ताकि आप हुँ। कहीं से भी गुज़र ना पाएँ। सो राइट, वो भी मतलब एक नहीं हर है। टाइम आप जी, नहीं रहे हैं एयर जी, प्यूरीफायर में, तो बिल्कुल, क्योंकि आपको अगर दिल्ली एग्ज़ैक्टली, एनसीआर में रहना है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा निकलना ही आपको, राइट। पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं डिस्कस कर रहा था कुछ टाइम पहले अपने कलीग से, तो उन्होंने बोला कि हमारे पहाड़ों में क्या होता था कि हम लोग जब छोटे थे, ऊपर जाते थे, तो वहाँ पर छोटे घर होते थे। वेंटिलेशन के लिए एक छोटा-सा हुँ, पीछे जगह होती थी, खिड़की होती थी और एक दरवाज़ा होता था, और अंदर लकड़ी के ऊपर खाना बनता येस। था। तो उस टाइम पे उन बुज़ुर्गों को कुछ होता नहीं था, ये उनका सवाल था। और इस वक़्त जब हम लोग यहाँ पर दिल्ली में रह रहे हैं, हालाँकि पूरे वेंटिलेटेड हमारे घर हैं,
हम लोग गैस पे खाना बनाते हैं, इस वक़्त क्या इस वाले पॉल्यूशन से उतनी दिक्कतें हो सकती हैं जो उन लोगों को उस वक़्त लकड़ी के धुएँ से नहीं हुई? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है और हम यहाँ पे एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, हुँ, पॉल्यूटेंट्स कम थे, हालाँकि थे। ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब है कि एक छोटे से घर में जहाँ पे वेंटिलेशन कम है, वहाँ पे आपका चूल्हा जल रहा है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उन बुज़ुर्गों को आप देखेंगे कि सीओपीडी नाम की बीमारी बहुत होती थी। हुँ, और वो क्यूमुलेटिव एक्सपोज़र आने में कुछ साल लगते थे, 20 से 25 साल, इसलिए मैं कह रही हूँ कि 40-50 साल में कहीं जाके उनके लंग्स अफ़ेक्ट होते थे। हुँ, उसके सिवा उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी जितनी हम सहन करते हैं हुँ, कंपैरेटिवली। उनकी हुँ, अपनी प्रॉब्लम्स थी, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स है, मैं ये कहना चाहती हूँ। हुँ, अगर आज की ज़िंदगी आप देखें, तो हम सुबह 6 बजे अलार्म लगा के उठते हैं, वो अपने आप में ही एक स्ट्रेस है। हुँ, नींद हमारी कहीं पूरी है नहीं, डायबिटीज़ सबको हो रखी है। हुँ, सब स्मोकिंग के अलावा सिगरेट भी स्मोक करते हैं कहीं हुँ, न कहीं। तो आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं इस लाइफ़ में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं एज़ हुँ, कम्पेयर टू व्हाट दे वर इन। हुँ, उनके इतने रिस्क फैक्टर्स नहीं थे। हालाँकि ये कह देना कि उनको बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सच नहीं सही है। नहीं है। आई कम फ्रॉम अ रीजन व्हिच इज़ कश्मीर। हुँ, सो कश्मीर के अंदर सीओपीडी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभी भी वहाँ के लोग जिनके लंग्स हम देखते हैं, उनके लंग्स में एक टुक लग जाता है। टुक जैसे आपने देखा होगा दुपट्टा रख लें, मलमल का दुपट्टा। उसमें हम अगर बरसात में हम देखें एक टुक लग जाता है और वही फिर फटना शुरू हो जाता है। अच्छा। इसी तरीके से एम्फिसीमा नाम की चीज़ जो होती है, एक बीमारी होती है लंग्स के अंदर, जो ऐसे लंग्स के अंदर होना बहुत कॉमन होता है। तो ये कश्मीर रीजन में बहुत कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि वहाँ पे चूल्हे का चलन बहुत ज़्यादा है। ना हुँ, सिर्फ़ खाना पकाने के लिए, बल्कि अपने आप को गरम रखने के लिए, पानी गरम करने के लिए, राइट। ठंडा इलाका है। हुँ, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब रिस्क फैक्टर हमारे इतने ज़्यादा हैं, हम पॉल्यूशन के साथ-साथ बाकी चीज़ों से भी उलझ गए हैं। हमारे लाइफ़स्टाइल्स ऐसे हैं कि बाहर कदम रखा नहीं, गाड़ी पहले आ गई और हुँ, गाड़ी से ही आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे आपको एक माचिस क्यों ना लेनी हो, राइट। दुकान के पास जाके। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। वही एक चीज़ और है ये यहाँ पर क्योंकि जब बाहर पॉल्यूशन है तो अंदर घर के कई बार बोला जाता है कि अगरबत्ती वगैरह भी मत जलाओ। हुँ। तो ये कितना सही है? क्या ऐसा नहीं बिल्कुल करना सही चाहिए? बात है। ऑलरेडी आप इतनी चीज़ों से एक्सपोज़्ड है, हुँ, आप उन चीज़ों को सेवन उनका करना बंद कर दें, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। अगरबत्ती, धूप जलाने से काफ़ी ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होते हैं हुँ, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है नॉट टू हर्ट एनीबॉडीज़ सेंटिमेंट्स, इससे भगवान खुश कम ही होंगे, बल्कि आप अगर एक सिंसियर प्रेयर करते हैं कहीं बैठ के, उससे ज़्यादा खुश होते हैं। अगरबत्ती, धूप जलाने से आपको हार्म ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये आजकल जो रूम फ्रेशनर्स आए हैं, क्या ये भी इफ़ेक्ट करते जी, हैं आपके बिल्कुल, लंग्स को? बहुत हार्मफुल होते हैं ये। कंप्रेस्ड गैसेज़ होते हैं, सो जब भी रिलीज़ होते हैं कुछ न कुछ गैस इनके, जो इनके एक्सिपिएंट्स होते हैं, जो मिले हुए गैसेज़ होते हैं ताकि एक एरोसोल बनाया जाए इसको, उनका जब वो निकलते हैं इन कंप्रेस्ड गैसेज़ से, तो हमारे लंग्स के अंदर ये डैमेज करते हैं। सो इन चीज़ों का भी सेवन स्पेशली उन लोगों के लिए जो एलर्जिक है, हुँ, ये ठीक नहीं है। उनके अंदर अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, साँस में दिक्कत आ सकती है, व्हीज़िंग हो सकती है। अच्छा आप स्मोकिंग को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि आप अभी हम लोग कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे कि दिल्ली में अगर कोई रह रहा है तो 10 सिगरेट 10 कम से सिगरेट कम। कम से जी, कम ले रहा है और साथ में उसके 10 और पी लेता है जी। वो। तो ये कितना डैमेज कर रहा है उनके लंग्स को? बड़ी विडंबना है हमारे लिए भी, हुँ, पेशेंट्स आते हैं हमें बोलते हैं, डॉक्टर साहब क्या है? हम तो हुँ, ऑलरेडी इतनी पॉल्यूटेड एयर में रहते हैं, एक आधे और सिगरेट पी लिए तो क्या हो गया? हुँ, सो ऐसा नहीं है। हुँ, सिगरेट के अंदर गैसेस के अलावा जो टार होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, और भी कई मटेरियल, इनमें 100 मटेरियल ऐसे, सब तो याद नहीं रह सकते, इनमें 100-50 इतने सारी चीज़ें हैं जो कार्सिनोजेनिक होती है, जान यानी कि प्रूवन है कि उनसे कैंसर प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। हुँ, ना केवल लंग का कैंसर, बल्कि ब्लैडर का कैंसर, किडनी का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, गॉल हुँ, ब्लैडर का कैंसर, स्टमक का कैंसर। यानी ये धुआं जब आपके अंदर जाता है, अपने साथ साथ ये कार्सिनोजेंस को लेके जाता है और पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स के अंदर आपके धुआं जा रहा है और वो अफेक्ट हो रहा है, नहीं, पूरी बॉडी अफेक्ट हो रही है। हुँ, सो
क्यों आप पंगे ले रहे हैं कि ऑलरेडी भाई आपका इतना एक्सपोज़र है लंग्स का, पॉल्यूशन का। बॉडी बेचारी ऑलरेडी थकी पड़ी है ये सब चीज़ों से लड़ने के लिए हुँ, और ऊपर से आप स्मोक भी कर रहे हैं। हुँ। स्मोकिंग इज़ एन अमाल्गमेशन ऑफ सो मेनी गैसेज़, इसके अंदर गैसेज़ प्लस कार्सिनोजेंस का मिश्रण है, जो आपकी बॉडी पे काफ़ी ख़राब इफ़ेक्ट डालता है और आपको एडिक्ट कर देता है। अच्छा ये बात होती है स्मोकिंग क्विट करने की बहुत सारे दोस्तों से होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हर्बल स्मोकिंग करो। अरे बाप रे! तो उसके कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं? स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ लेकिन हम सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बात कर रहे हैं। तो आप अगर पीते हैं सिगरेट या फिर किसी तरह का स्मोक भी करते हैं, तो प्लीज़ ना करें लेकिन आप ये समझ लें कि उससे कितने ज़्यादा नुकसान होता है। तो वही जो हर्बल स्मोकिंग की बात कर रहे बिल्कुल, थे, उसके हर्बल बारे में बताएँ? स्मोकिंग, वेपिंग, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको एंड दीज़ एजेंट्स जो कि आपको बताया जाता है हार्मफुल नहीं है। ये बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। ऐसा हुँ, भी देखा गया है कि वेपिंग के कारण लंग्स के अंदर एआरडीएस नामक एक सिचुएशन होती है जहाँ पे कि हमारे लंग्स की अंदर की लाइनिंग जहाँ गैस एक्सचेंज होता है, हुँ, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक क्रॉसओवर होता है, अंदर ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो उन जगहों में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, यदि किसी जगह पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, वहाँ से गैस तो पास कर ही नहीं सकती, तो आपका गैस एक्सचेंज गया। ओके। इसका मतलब कि आपके लंग्स यदि फ्लूइड फिल्ड हो जाएँगे, तो साँस आएगी नहीं, वेंटिलेटर डालने के बावजूद भी कुछ लोगों को हम नहीं बचाते। तो ये वेपिंग के इफ़ेक्ट्स हैं, यानी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकती है, आप उससे एलर्जिक हो सकते हैं और इसमें कहीं न कहीं देखा गया है कि हम जुगाड़ू देश हैं, मिलावट के बहुत सारे यहाँ पे इतने सारे आपके हुँ, पास ऑप्शंस है कि लोग इसके अंदर भी निकोटीन मिलाते हैं और आपको एक फ़ॉल्स सेंस देते हैं कि ये हर्बल है या वेपिंग है, दिस इज़ नॉन टोबैको एजेंट, बट कहीं हुँ, न कहीं उसमें भी काफ़ी मिलावट होती है। ये गैसेज़ जो इसमें होते हैं, जो भी एजेंट्स होते हैं, दे आर हार्मफुल फॉर योर बॉडी। हुँ, सो इट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। और हुँ, सबसे अच्छा तरीका स्मोकिंग का छोड़ने का क्या है? सबसे अच्छा तरीका कि आपने प्रण कर लिया कि भाई आज से, अभी से, इस क्षण से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। सो दिस हैज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ जो जिसको हम कहते हैं सक्सेस। इसका हुँ, मैक्सिमम सक्सेस रेट है हुँ, क्योंकि विल पावर है आपका। सो कोई भी जितने भी आपके हैबिट फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, हुँ, वो कहीं न कहीं ब्रेन से आते हैं। आप हैरान होंगे सुन के कि मोंजारो नाम की मेडिसिन जो सबको पता है, हुँ, वेट राइट। लॉस की मेडिसिन है। हुँ, कई लोगों को नहीं पता कि इट एक्ट्स ऑन द ब्रेन। सो आपके ईटिंग के मैकेनिज़्म्स जो आते हैं, जो आपको अंदर से एक आवाज़ आती है, यार एक भूख और लग खा रही लूँ, है। राइट। एक गुलाब जामुन रखा है, एक और खा लूँ, वो यहाँ से आता है और ये एडिक्शन को भी कम करता है मोंजारो। सो दैट इज वाई इट एक्ट्स ऑन द ब्रेन। सो यदि आपने अपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया एक दिन प्रण करके कि आज से, अभी से, इस क्षण से आई एम नॉट गोइंग टू स्मोक, सो योर ब्रेन अंडरस्टैंड्स दीज प्रोसेसेस, वो समझता है इन चीज़ों को और आपके बॉडी के सेल्स आपकी बात सुनती है, आपके इंटरनल डायलॉग को समझती है। तो जिस दिन से आपने डिसाइड कर लिया कि आज से नहीं पीना तो नहीं पीना। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा-सा हम खाने के ऊपर हम्म, कि अगर हम इस पॉल्यूशन में रह रहे हैं तो कई बार रिपोर्ट्स और रिसर्च ऐसी-ऐसी सामने आई है हमारे कि विटामिन सी काफ़ी हेल्पफुल होता है, ख़ासकर बच्चों के लिए, उनके लंग्स के लिए। तो क्या-क्या खाना चाहिए, क्या-क्या नहीं खाना चाहिए? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सवाल है हुँ, क्योंकि ऐसे ही चीज़ें हम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। हुँ, सो विटामिन सी इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, जो कि ऑक्सीडेंट्स हमारे अंदर बनते हैं इन्फ्लेमेशन से, जो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, उसको काउंटर एक्ट करता है। सो ये विटामिन ई, विटामिन सी को दर्जा दिया गया है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का, कहीं किसी तौर किसी किसी हद तक विटामिन ए भी, क्योंकि इम्यूनिटी के अंदर ये काम करता है। सो विटामिन सी हमारे सिट्रस फ्रूट्स में होता है। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स यदि आप पूछें तो आंवला। मैं ज़रूर अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि एक आंवला या 2 आंवले हर रोज़ के वो खाएँ किसी भी फ़ॉर्म में। उनको अगर यदि डायबिटिक नहीं है, मुरब्बा लेना है, कच्चा लेना है, उसकी चटनी बनानी है, नमक के साथ खाना है, किसी तरह वो 1 या 2 आंवले रोज़ के खाएँ, सो उनका विटामिन सी का रिक्वायरमेंट जो है अच्छे से पूरा हो जाएगा। आजकल हमारे यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी मिल रही हैं, जो कि बहुत एक रिच सोर्स है विटामिन सी का। संतरे
और जो हमारे कीवी होते हैं वो बहुत रिच होते हैं विटामिन सी में। मिर्ची, ग्रीन हरी चिली। मिर्च, ग्रीन हुँ, चिली, हुँ। उसके अंदर भी थोड़ा बहुत विटामिन सी होता है। नींबू बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अपने डाइट में हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। आम तौर पे यदि एक सिंपल सी भाषा में एक आम इंसान के लिए बोला जाए तो अपने प्लेट को देखें। जो सीज़नल फ्रूट्स हैं आप उनसे रंगों से उसको सजाएँ, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि कलरफुल चीज़ें बच्चों को हुँ, बहुत पसंद आती हैं। तो राइट। उनके लंच बॉक्स में भी आप थोड़े-थोड़े करके फ्रूट्स डालें जो कि सीज़नल फ्रूट्स हैं। ऐसा कोई हुँ। एक्सोटिक फ्रूट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी महँगी चीज़ों की तरफ हमें नहीं जाना है। जो सिंपल सीज़नल फ्रूट्स आ रहे हैं वो आप उनको पकड़ के चलिए, उसको थोड़ा-थोड़ा काटिए और सबका एक मिश्रण बना के रोज़ की 2-3 हेल्पिंग्स कोशिश करिए कि आप ले लें। अच्छा, आप लोगों ने ये एक थॉट लाना शुरू कर दिया है कि दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, दिल्ली एनसीआर में, तो कुछ ऐसा ऑप्शन चूज़ करते हैं कि हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं, बाहर शिफ्ट हो जाते हैं और पहाड़ों में शिफ्ट हो जाते हैं या फिर किसी और छोटे शहर में शिफ्ट और हो जाते पहाड़ कहते हैं हैं। भई यहाँ मत आओ। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है। राइट, तो अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कोई शिफ्ट भी कर जाता है और काफ़ी सालों तक वो पोल्यूटेड सिटी में रहा है, तो क्या उसके जो लंग्स में डैमेज हुए हैं, वो रिकवर कर जाएँगे? डेफ़िनेटली ऐसा होगा, क्योंकि हमने अगर हम इसको कोरिलेट करें स्मोकिंग से, सो स्मोकिंग जिस क्षण आप बंद करते हैं, उसी क्षण आपके बॉडी के अंदर चेंजेस होने लगते हैं। आपकी हार्ट रेट स्टेबल होने लगती है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो स्टेबल होने लगता है। सो यदि आपका एक्सपोज़र कम होता है और आपकी बॉडी के एंटीटॉक्सिन जो होते हैं, जो मेन लिवर है उसको एंटीटॉक्सिन बनाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आपको हेल्दी फ़ील होगा। और मैं कहती हूँ यदि आपके पास कोई ऑप्शन है जगह चेंज करने की, डेफिनेटली यू शुड बी ट्राइंग दैट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको ऑलरेडी लंग्स की कोई प्रॉब्लम हुँ। है, हार्ट की दिक्कतें हैं, उनके बच्चे कहीं और रह रहे हैं जहाँ कि जाके वो रह सकते हैं, तो ज़रूर उनको ये ऑप्शन जो है एक्सप्लोर करना चाहिए। 3 अगर कोई सिंपल टिप्स आपसे मैं पूछूँ कि अपने लंग्स को इस एनवायरनमेंट में, दिल्ली एनसीआर के एनवायरनमेंट में अगर सेफ रखना है, तो वो 3 चीज़ें क्या होंगी? सो 3 तो मैं बताऊंगी, लेकिन जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए ये तीनों हुँ। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट जैसे 3 थे ना, तो इनके लिए एक्सरसाइज़, 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 सो दैट्स ओके। द ओनली सॉल्यूशन। बिकॉज़ द मोमेंट यू डू एक्सरसाइज़, जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपकी बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई मोड में डाल देती है। और जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसकी सेंस अपने आप आ जाती है। बिकॉज़ दे बिकम मोर कॉन्शियस। उन्हें पता है कितना प्रोटीन लेना है, उन्हें पता है कार्बोहाइड्रेट क्यों कम करना है, उन्हें पता है सैलेड क्यों इम्पोर्टेंट है, फ्रूट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उन्हें इतना ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं उनकी जिन्हें ऑलरेडी कोई डिजीज़ेज़ है। उनके लिए भी एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी दवाओं को समय पे लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपके लंग्स यदि ऑलरेडी कमज़ोर है, अफ़ेक्टेड हैं, आप पहले से सीओपीडी के मरीज़ हैं, अस्थमा के मरीज़ हैं, हार्ट डिज़ीज़ है, कोई भी किडनी की प्रॉब्लम है, तो वैक्सीनेशन जो है वो मोर्टेलिटी को बचाती है। जिसका मतलब है कि यदि आपको कोई निमोनिया होता है, फ्लू होता है जो कि लंग्स के अंदर बिगड़ जाता है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो वो आपको डेथ से बचाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको फ्लू नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं भाई फ्लू तो हो ही रहा है फिर भी वैक्सीन का हुँ, क्या फ़ायदा हुआ? राइट। वैक्सीन का वो पर्पज़ नहीं है। मेन वैक्सीनेशन फ्लू की जो होती है उसका मेन पर्पज़ है सीवियर डिज़ीज़ को बचाना या मौत को बचाना। सो वो चीज़ प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हुँ। आपकी डिज़ीज़ सीवियर होती है, बार-बार आपको हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ता है, वो आपके लंग्स को कमज़ोर करता है। सो ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं कहूँगी डाइट और एक्सरसाइज़ 2 ऐसी चीज़ें हैं, यदि आप इन दोनों पे ध्यान दे दें, तो आपको एक भगवान, एक अल्लाह का आशीर्वाद मिल जाएगा कि आप कई सारी चीज़ों से बचे रहेंगे। हुँ। अब यही बात मैं स्मोकर्स के लिए पूछता हूँ जो सिगरेट स्मोक करते हैं। अगर उन्होंने स्मोकिंग क्विट करी है, जैसे मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो शाहरुख खान ने जब एक रिपोर्ट में आया कि स्मोकिंग क्विट करी तो उसके बाद उनको ब्रेथलेसनेस हुई। ऐसा क्यों होता है? और इसी में एक सवाल और ऐड कर देता हूँ कि ये जो डिटॉक्स करने का कोई तरीका है अगर आपने स्मोकिंग क्विट कर दी है?
देखिए, स्मोकिंग यदि हम क्विट करते हैं तो पहले सवाल का आपका जवाब है तो क्या होता है, बॉडी के इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? सो इनिशियली आपको ज़रूर विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स आएँगे। विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या होता है? यानी कि आपको अर्ज होगी कि मैं दोबारा वो लूँ क्योंकि मुझे उससे ऐसा अच्छा फ़ील हो रहा था। सो कहीं न कहीं आपके ब्रेन सेंटर्स में ये चीज़ जम जाती है ये बात। एक तो इमोशनल डिपेंडेंस होती है आपकी उस चीज़ के ऊपर। कई पेशेंट्स कहते हैं कि हमें 1 सिगरेट ज़रूर पीना है लाइफ़ में हुँ, रोज़, हम चाहे छोड़ भी दें। क्योंकि हमारा मॉर्निंग में फ्रेश होना इससे जुड़ा हुआ है। सो ओके। दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। एक होती है फिजिकल डिपेंडेंस, यानी कोई निकोटीन जो किक है वो इसके ऊपर इतना डिपेंडेंट है कि उनको लगता है कि उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, उनका जो सांस है वो ज़्यादा फूल रही है। सो कुछ इफ़ेक्ट्स ये होंगे, इनिशियली होंगे, लेकिन विद टाइम ये सेटल डाउन कर जाएंगे और आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि चेस्ट में हैवीनेस हो रही है भाई, क्योंकि हार्ट रेट जो है उसकी रिदम थोड़ी सी इरेगुलर हो जाती है जबकि निकोटीन विड्रॉल होता है। पसीने आना, चेस्ट में हैवीनेस फील होना या फिर ऐसा ब्रेथलेसनेस का एहसास होना, ये सब चीज़ें कॉमन है। अच्छा, ये भी कई बार हमने पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है कहीं पर इंटरव्यूज़ में कि जो फ़िल्म स्टार्स होते हैं, वो अगर स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, तो वो अपने लंग्स को वॉश करवाते हैं। है पॉसिबल ऐसा? ये बहुत अजीब बात सुनी है मैंने आज पहली बार कि लंग्स को तो वॉश नहीं हम कर सकते, क्योंकि आपने सुना होगा जब कोई ड्राउन करता है तो क्या होता है, उनके लंग्स के अंदर पानी भर जाता है और एकदम से मूवी के अंदर भी हम पहले उनके लंग्स को जो है पानी निकालते हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हमारे जो गैस एक्सचेंज यूनिट्स होते हैं लंग्स के अंदर, उनके अंदर कोई भी चीज़ नहीं बन सकती। निमोनिया के अंदर भी पानी भरता है, एक्सुडेट्स भरते हैं। हुँ, एआरडीएस नाम की बीमारी में भी पानी भरता है एंड दैट इज़ एबनॉर्मल। हम पानी को लंग्स के अंदर फिल नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें हम होल लंग लवाज करते हैं, यानी लंग्स को धोते हैं अंदर से, जिस कंडीशन का नाम होता है पल्मनरी एल्वियोलर प्रोटेनोसिस, पीएपी कहते हैं, पैप। ओके। उसमें क्या होता है कि सिलिकोसिस या ऐसी बीमारियां होती है कुछ लंग्स की, जिसकी वजह से हमारे अंदर सरफैक्टेंट प्रोटीन जिसको कहा जाता है उसकी एक्यूमुलेशन होती है। उसको वॉश आउट करने के लिए हम लंग्स को धोने की प्रक्रिया करते हैं हुँ, अंडर एनेस्थीसिया, ओके। इन ऑपरेशन थिएटर। इस तरीके से नहीं, लंग्स को वॉश नहीं किया जा सकता। हुँ, डिटॉक्सिफिकेशन यदि हमें करना है अपने लंग्स का, तो अपनी बॉडी को एक समझे। भगवान ने हमारे अंग अलग अलग नहीं बनाए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड कनेक्टेड है, बनाए राइट। हैं, सब कनेक्टेड है चीज़ें। सो यदि आप हेल्दी डाइट खाएंगे, हेल्दी एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, सो वो अपने आप में ही आपके लंग्स के लिए भी एक डिटॉक्सिफिकेशन होगा। हुँ, हेल्दी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ में क्या-क्या करें? बहुत जैसे हमारे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है, हुँ, अनुलोम विलोम की एक्सरसाइजेस हुँ, होती हैं, सिंपल इन्हेलेशन एक्सहेलेशन। एक बात पे ज़रूर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी आप सबका कि मैंने देखा है कि हम अपनी एक्सहेलेशन पे इतना फोकस नहीं करते। सब लोग जब सांस लेते हैं तो इनहेल और फिर एक्सहेल एकदम से बीच में छोड़ देते हैं। सो नॉर्मल जो हमारी इन्हेलेशन एक्सहेलेशन कुदरत ने बनाई है, दैट इज़ 1:2 रेशियो। जिसका मतलब है कि इनहेल हमें अगर 1 मिनट में करना है तो एक्सहेल 2 मिनट का होना चाहिए। इट शुड ओके, बी लॉन्गर दैन योर इनहेलेशन। अच्छा। वेन एवर आई एग्जामिन माई पेशेंट्स तो मैं देखती हूँ एक्सहेलेशन एकदम बीच में से छोड़ देते हैं। दैट इज़ वेयर यू हैव टू वर्क ऑन। जैसे हमने कहा है ना कि खाने को चबाने से, ज़्यादा चबाने से डाइजेशन प्रॉपर होता है। आपने सुना होगा 32 टाइम्स यू हैव टू राइट। chew your food हुँ, हुँ, to make it better, to make your gut problems actually go from your body. In the same way, focus on your breathing. Every day when you breathe, you in the morning you get up and train your breathe. अपनी ब्रीदिंग को ट्रेन करिए कि 2 दफ़े यानी 2 टाइम्स आपकी एक्सहेलेशन प्रोसेस होनी चाहिए और इन्हेलेशन 1 टाइम होनी चाहिए। सो जब लंग्स खाली होंगे, अपने आप में ही इसको आपके मैं थोड़ा-सा और जी, एक्सप्लेन करें, 2 टाइम कैसे? 2 टाइम्स यानी 1:2 रेशियो। अगर अच्छा, मैंने इन्हेल मान लीजिए मैंने कितने 3 सेकंड्स के लिए किया, ये एक्सहेलेशन 6 6 सेकंड्स का सेकंड का होना होना चाहिए, चाहिए। सो ओके। बाय क्लॉक आप अपनी ब्रीदिंग को ट्रेन करिए। सो जब लंग्स अच्छे से खाली होंगे, तभी तो वो नेक्स्ट स्टेप अच्छा ले पाएँगे ना, तो आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, राइट। यही ट्रेनिंग हम सीओपीडी के पेशेंट्स में भी देते हैं, क्योंकि उनके लंग्स अफेक्ट होते हैं, उनकी एक्सहेलेशन प्रॉब्लम होती है। उनके लंग्स के अंदर हवा का बिल्डअप होता है, होता चला जाता है एंड देन विद दैट दे फील ब्रेथलेस। अच्छा, आपने दिल्ली के कोई लंग्स देखे हैं, जो डैमेज हो गए हों? जी, बिल्कुल।
कैसे दिखते हैं? जैसे हमारे मैं तो सर्जन नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो राइट, सर्जन हाँ। फ्रेंड्स हैं जब लंग्स को खोलते हैं तो वो बिल्कुल काले लंग्स होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। उसको एंथ्राकोसिस कहते हैं। ये जो पिगमेंट होता है कार्बन का, ये जब लंग्स के अंदर डिपॉजिट होता है तो वो ब्लैक कर देता है। हम पर्सनली जब ब्रोंकोस्कोपी करते हैं यानी कैमरा टेस्ट करते हैं लंग्स का, तो किसी किसी में ये डिपॉजिट्स होते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिन्होंने चूल्हे पे खाना बनाया होता है। सो रिलेटिवली ब्लैकिशनेस इन कंपैरिजन टू पिंक लंग्स जो कि हेल्दी लंग्स होते हैं। ये ब्लैकिश लंग्स जो होते हैं ये पोल्यूशन का इफेक्ट होते हैं। पॉल्यूशन पॉल्यूटेड लंग्स मतलब पॉल्यूशन की वजह से जो लंग्स दिखते हैं और जो स्मोकर के एक लंग्स होते हैं, उसमें कोई सिमिलैरिटी होती है? जी, आपको याद आ गई ना मूवी से पहले की बात जिसमें कि वो टार बिल्कुल निकालते हैं। राइट, हाँ। सिमिलैरिटी तो है, वो भी लंग्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। जैसे कि मूवी से पहले वो एडवर्टाइज़मेंट दिखाया जाता है कि उनमें हुँ, से टार, इतना टार, और राइट। वो काले हो जाते हैं। तो ये पॉल्यूशन में भी टार दिखता है? टार की बात हम यहाँ पे नहीं करते। टार पर्टिकुलरली स्मोक के अंदर, स्मोक के सिगरेट अंदर था स्मोक था। के अंदर ओके, होता है। निकोटीन बट की वजह से। ब्लैकिशनेस जो आती है वो कई सारे जो कॉमन इनके बीच में गैसेस हैं जो कि एमिशन से आते हैं, वेहिकुलर एमिशन जिसको हम कहते हैं, वो उसकी वजह से ब्लैकिशनेस हो जाती है। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि पॉलीफाइबर हम यहाँ पर दिल्ली के जो पॉल्यूशन में पॉलीफाइबर भी चीज़ आती है। तो बहुत ही छोटा-सा पार्ट होता है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है। तो ये किस तरह से डैमेज करता है लंग्स को? छोटे छोटे फाइबर यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, हुँ, ये अंदर जाके आपके आर्टरीज, आपके वेसल्स के अंदर डिपॉजिट कर सकता है। वहाँ पे एक फॉरेन रिएक्शन क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से मास बढ़ेगा। यदि छोटी छोटी वेसल्स जो इतनी छोटी हल्की सी होती हैं उनके अंदर मास बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो कम होगा। ब्लड फ्लो कम होगा किसी भी अंग का तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रेन में ब्रेन अटैक आ सकता है जिसको हुँ। स्ट्रोक कहा जाता है। हार्ट के अंदर हार्ट अटैक आ सकता है जिसको कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है, यानी कि आपके एक जो पार्ट है हार्ट का उसके अंदर ब्लड जा ही नहीं रहा तो वो फंक्शन करना बंद कर देता है। वहाँ जब पंप ही नहीं करेगा तो ब्लड रुक जाएगा। इसके कारण आप बेहोश होते हैं जब भी हार्ट अटैक होता है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तो डॉक्टर विनी क्या करें? दिल्ली छोड़ के कहीं चलें और? ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते। आप बताइए कैसे काम छोड़ें? आप भी ना छोड़ सकते, मैं भी ना छोड़ सकती। तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने कहा कि हमें अपने अंदर की क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ा देनी है कि हमें बाहर की चीज़ें अफ़ेक्ट ना करें। ये हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप फ़िज़िकल हेल्थ की बात करें तो यही बात आती है, स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें तो यही बात आती है कि इंटरनल, गो इनसाइड। तो दूसरा राइट, ये है कि हम किस तरीके से दूसरी चीज़ें कर सकते हैं जब पीक पोल्यूशन का समय है। प्रेडिक्टेबल हो गया है, हम सबको पता है किस समय प्रेडिक्टेबल ये चीज़ राइट। होती है, कब बढ़ना है पोल्यूशन। हुँ, उस समय मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आनी चाहिए, रेगुलर पॉलिसीज़ जो हमारे लॉन्ग टर्म पोल्यूशन को कम करे। जैसे बच्चों की विंटर ब्रेक, इसको ज़रूर गौर करना चाहिए हमें कि बढ़ा दें या उनके ऑनलाइन क्लासेस विंटर के टाइम पे मैंडेटरी कर दे। हुँ। उस तरीके से हम काम कर सकते हैं। स्कूलों में हमारे एयर प्यूरीफायर जो है उसके बारे में सोचा जा सकता है। बच्चों को किस तरह हेल्दी खाना है। हालाँकि मेरे बच्चे का जो स्कूल है मैंने सुना है उनको काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। हुँ, उनको काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि अपने तौर पे सब काम करते हैं। तो उनको सिखाया जाता है कि अपने पैकेट को देखिए भाई, जो आप खा रहे हैं, जो आपके अंदर जा रहा है उसके अंदर कंटेंट क्या है? राइट। एंड दे हैव स्टार्टेड रीडिंग इट। नॉट ओनली दैट, दे टीच एल्डर्स। घर में सबको वो सिखाते हैं कि आपने पैकेट पढ़ा कि हुँ, इसमें कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। ये हुँ, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है करना। एल्डरली लोग मॉर्निंग टाइम पे मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाएं, लेट इवनिंग ना जाएं। दिन के टाइम जब सन निकल जाता है, जब धूप निकल आती है उस टाइम पे जाएं क्योंकि उनको टाइम है उनके पास मॉर्निंग वॉक करने के लिए। जिनके पास टाइम नहीं है वो ऑल्टरनेटिव चीज़ों को देखें उस समय, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे जिमिंग, इंडोर एनवायरनमेंट हो गया, योगा हो गया जो आप घर में भी कर सकते हैं। घर में ही वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, वेट्स रख सकते हैं। तो अंदर एक्टिविटी करना इम्पॉर्टेंट है। कई लोग बहाना लेके बैठ जाते हैं, बस हम तो हुँ, बाहर जा नहीं सकते, हमने एक्सरसाइज बंद कर दी है। हुँ, दैट इज़ अ लेम एक्सक्यूज़। वो एकदम लेम एक्सक्यूज़ है, वो नहीं करना है। मास्क का पहनना इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ बताना चाहूँगी, हालाँकि साइंस ने बताया है कि N95 जो है वो मास्क ही इफ़ेक्टिव होती है।
लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। यदि आप N95 नहीं पहन पा रहे हैं तो एक सिंपल सर्जिकल मास्क भी काफ़ी हद तक पोल्यूशन को कम कर देता है। जो बड़े कण होते हैं वो उस पे डिपॉजिट होके आपके अंदर नहीं जाते। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जिसे हमने देखा है काम करते हुए। जैसे आप देखेंगे कि यदि आप कोई भी मास्क नहीं पहनते हुँ, तो जब आप मॉर्निंग में अपनी नाक क्लीन करते हैं तो किस तरीके से काले रंग की राइट। म्यूकस निकलती है। आप मास्क पहनना चालू करिए, इवन सर्जिकल मास्क, नेक्स्ट डे आप देखेंगे आपका म्यूकस वाइट है। सो दीज आर सम थिंग्स विच वी एक्सपीरियंस इन लाइफ। हर बात में मुझे लगता है हमें स्टडीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, है ना? हम प्रैक्टिकली जो चीज़ें देखते हैं वो इफ़ेक्टिव हो रही हैं हमारी बॉडी के लिए, उस चीज़ को करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। आप कुछ कह रहे थे आप? अपनी नाक को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एंटीजेंस होते हैं, जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, सारे डिपॉजिट होते हैं हमारी नाक के अंदर। घर जाके इसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो वहाँ पे पड़े ना रहें और आपकी जो इंटरनल लाइनिंग है नाक को, उसको अफेक्ट ना करे लॉन्ग टर्म के लिए। सो वो भी एक सिंपल, इफ़ेक्टिव, एक प्रैक्टिकल टिप है जो कि लोग कर सकते हैं। स्टीम काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। हालाँकि हमारी डॉक्टर्स की कम्युनिटी में भी स्टीम के 2 गुट हैं, यानी कुछ प्रो है, कुछ एंटी है। बट मैंने प्रैक्टिकली देखा है, ये चीज़ें मैं अपने ऊपर भी करती हूँ, ये अपने पेशेंट्स को समझाने से पहले। सो स्टीम क्या करता है, आपकी इनर लाइनिंग जो होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। यदि वो इन्फ्लेमेशन कम करता है, तो ऑब्वियसली आपकी इनर लाइनिंग यदि हेल्दी रहेगी, उसकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी। सो कोई भी चीज़ जिसके अंदर वाटर कंटेंट हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, वो वेट होता है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। लंग्स यदि वेट रहते हैं तो उनमें निमोनिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसी तरह आपकी इनर लाइनिंग यदि वेट है तो उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो यदि आपकी इनर लाइनिंग हेल्दी है, उसमें लोकल इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी बन रही है, तो वो आपको प्रिवेंट करेगा। अब तो प्लास्टिक के बॉक्सेस आ गए, उससे भी आप स्टीम ले सकते हो। तो क्या सही प्रोसेस होता है स्टीम लेने का और कितना ऑफ़न लेना चाहिए इसको? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी है आपकी दिनचर्या, तो दिन में 1 बार लेने से भी चल जाएगा। जब आप सोने वाले होते हैं, अपने बेड साइड पे आप स्टीम जब रख आपको कुछ सकते नहीं हैं। हुआ है। जब यस, एग्ज़ैक्टली। तो रात को सोने से पहले आप इफ़ेक्टिवली स्टीम ले सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो दिन में 2 बार काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा हुँ, हेल्दी हैबिट है जो कि आप फ़ॉलो कर सकते हैं। अब बात आई कि किस तरीके से लेना चाहिए। सिंपल चीज़ें लाइफ़ में कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अगर कुछ भी नहीं है, घर में एक सिंपल सा पतीला है, स्टील का पतीला, उसके अंदर पानी गरम कर लें और एक तौलिया लेके उसके अंदर आप स्टीम ले सकते हैं। यदि आप एक स्टीमर खरीदना चाहते हैं, तो ये आप ज़रूर देख लें कि प्लास्टिक मटेरियल को आप अवॉइड करें। यदि आप एक स्टीमर लेना चाहते हैं, सो बीपीए फ्री स्टीमर्स जो होते हैं, जिनकी इनर कोटिंग ऐसी है कि वो उखड़ ना जाए, आपके माइक्रोप्लास्टिक्स आपके पानी के अंदर ना मिल जाए, तो इस राइट। तरीके का आप स्टीमर ले सकते हैं। कुछ प्लास्टिक के स्टीमर्स होते हैं, लेकिन उनकी इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो स्टील की होती है। हुँ, आई डोंट सी एनी हार्म इन देम, क्योंकि वो स्टील के अंदर के प्लास्टिक उसके अंदर घुल नहीं सकती। सो ये कुछ ध्यान रखना है आपको कुछ बातों का, लेकिन स्टीम काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है और आपकी इन्फ्लेमेशन को ज़रूर कम करती है। हाँ, बच्चों में, स्पेशली अनअटेंडेड बच्चे, इन लोगों में स्टीम आप ना यूज़ करें, क्योंकि इनमें बर्न्स होने के चांसेस रहते हैं। सो दैट वुड बी काइंड ऑफ हार्मफुल। आप अगर स्पेशली आप है ही नहीं वहाँ पे और बच्चे को बोल दिया आपने, छोटे से बच्चे को, आप स्टीम ले लो, बच्चा खेलेगा भी पानी के साथ। सो अनफॉर्चुनेटली उसमें एक्सीडेंट्स होने के कुछ चांसेस रहते हैं। ठीक है डॉक्टर विनी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर हम लोग जो आपने बातें बताई हैं वो मैं भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ और होपफुली आप भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और कोई भी अगर आपके सवाल हों पोल्यूशन से जुड़े हुए, आपके लंग्स से जुड़े हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन सवालों को पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर विनी आप जो है ज़रूर उनका आंसर देने की कोशिश करें अगर आपको टाइम मिलता है। जी, अदरवाइज़ मैं फिर से बुलाऊँगा आपको और उन जी। सवालों का जवाब लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाइस। सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।